टॉपिक है प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए प्लेन मिरर में सबसे पहला हम टॉपिक करते हैं कि अगर हमने मिरर को स्टेशनरी रखते हुए इंसिडेंट रे को घुमा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे में क्या फर्क आएगा, और अगर मिरर को घुमा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1 आता है हमारा प्लेन मिरर में, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय सम एंगल, इज रोटेटेड बाय सम एंगल, क्या होता है देखते हैं, रोटेटेड बाय सम एंगल। अगर इंसिडेंट रे को किसी एंगल से रोटेट किया जाए बाल को तो क्या होगा। तो देखिए मिरर, ठीक है ये रहा नॉर्मल, परफेक्ट है, इंसिडेंट रे आई, ये आई रिफ्लेक्टेड रे, है ना बच्चों, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। इंसिडेंट रे को ऐसे घुमा दिया हमने कुछ एंगल, और फिर चेक करते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी। चलिए, तो हमने अगले केस में क्या किया, हमने अगले केस में मिरर वहीं रखते हुए, ठीक है, नॉर्मल भी वहीं है, जो हमारी ये पहले वाली इंसिडेंट रे थी जो कि थीटा एंगल पे थी, और पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल पे थी, हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दिया फाई एंगल। ठीक है, तो अभी टोटल एंगल बन गया थीटा माइनस फाई। तो भाई अब आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नई इंसिडेंट रे है, आपको ये बात पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एनीवेज बराबर होगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी इसी एंगल पे आएगी थीटा माइनस फाई पे। तो अब इससे क्या साबित हुआ कि इंसिडेंट रे अगर फाई एंगल घुमाई जाए क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे फाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो अगर आपने इंसिडेंट रे को घुमाया क्लॉकवाइज फाई एंगल, ठीक है, रुकिए, अगर आपने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज सेंस में फाई एंगल घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे फाई एंगल घूमती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज सेंस में फाई एंगल घूमती है तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फाई एंगल घूमेगी बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब अगर इंसिडेंट रे रोटेट करी जाती है, क्वेश्चन में गिवन है इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये याद रखिए रिफ्लेक्टेड रे विल गेट रोटेटेड बाय 30 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, ये था हमारा सिंपल पहला कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर पे। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, रोटेशन ऑफ अ मिरर। अभी रे था, अब रोटेशन ऑफ मिरर देखते हैं। अगर मिरर को घुमा दिया जाए तो क्या होता है वो देखते हैं। चलिए, रोटेशन ऑफ मिरर थोड़ा सा अच्छा है ये पिछले वाले से, ध्यान दीजिए। ये मिरर है बच्चों, ठीक है, ये नॉर्मल हो गई हमारी पहली वाली परफेक्ट, ये हमारी ओके इंसिडेंट रे I1 थीटा एंगल पे, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे पुरानी वाली थीटा एंगल पे। रुकिए, थोड़ा इक्वल नहीं लग रहा है तो इक्वल बनाते हैं थोड़ा सा, अब ठीक लग रहा है ना। चलिए, अब हमने क्या किया, सारे तमाशे को सेम रखते हुए मिरर को फाई एंगल रोटेट कर दिया, मिरर को रोटेट कर दिया फाई एंगल। कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज। ठीक है, मिरर को रोटेट किया फाई एंगल क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नई नॉर्मल बन जाएगी, मिरर घूमेगा तो नॉर्मल भी घूमेगी, दोनों नॉर्मल के बीच में भी वही एंगल रहेगा जो मिरर के बीच में एंगल है बच्चों। ठीक है, राइट। अब नई वाली इंसिडेंट रे, सॉरी पुरानी वाली ही इंसिडेंट रे और नई वाली नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा प्लस फाई, है ना। इंसिडेंट रे अब नई वाली नॉर्मल के साथ थीटा प्लस फाई बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो बनेगी नई, वो नई वाली नॉर्मल के साथ थीटा प्लस फाई बनाएगी। ठीक है, नई वाली नॉर्मल के साथ थीटा प्लस फाई बनाएगी। उम्मीद है आप समझ गए। फिर से बताता हूं, पहले ये मिरर था, ये इंसिडेंट रे थीटा एंगल पे थी ग्रीन वाली, रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल पे नॉर्मल के साथ। आपने मिरर को घुमाया तो नॉर्मल भी घूम गई, अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ थीटा प्लस फाई बना रही है, तो नई रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो थीटा प्लस फाई बनाएगी रिफ्लेक्टेड सॉरी नई वाली नॉर्मल के साथ। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर थोड़ी कहानी राइट। पुरानी वाली नॉर्मल और पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल N1 और R1 के बीच में एंगल थीटा है। पुरानी वाली ही नॉर्मल और नई वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस 2 फाई,
तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल आ गया 2 फाई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने मिरर को फाई एंगल रोटेट किया क्लॉकवाइज सेंस में, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 फाई एंगल घूमती है सेम सेंस में। ठीक है, तो हमने देखा रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे और रोटेशन ऑफ मिरर दोनों साथ में बच्चों। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, किस पे बेस्ड, कॉन्सेप्ट 1 पे, इंसिडेंट रे घुमाने पे रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमती है और मिरर घुमाने पे रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमती है, उस पे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सवाल क्या है देखिए इस पे, बाय व्हाट एंगल will reflected ray get rotated if देखिए पहला पहला मतलब मिरर इज रोटेटेड, छोड़िए ना, if mirror is rotated by 30 degree in clockwise sense, ठीक है, mirror is rotated by 30 degree clockwise sense and incident ray is rotated by 20 degree in clockwise sense। ठीक है, दोनों एक साथ किया है, मिरर को 30 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज में और इंसिडेंट रे को 20 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो ऐसा है आप जिस एंगल से मिरर को रोटेट करते हैं उसके 2 गुने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती है सेम सेंस में, तो इसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री घूमेगी और इसकी वजह से अगर आपने इंसिडेंट रे को 20 डिग्री घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल घूमती है बट ऑपोजिट सेंस में। ठीक है, 60 डिग्री क्लॉकवाइज और 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिलके फाइनल आंसर आएगा 40 डिग्री क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे विल गेट रोटेटेड बाय 40 डिग्री क्लॉकवाइज। बच्चों उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, नोट करिए। चलिए हमने 2 कॉन्सेप्ट किए, थर्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं है, एक सिंपल क्वेश्चन है, एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है 2 मिरर्स के बीच का, इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक ज्योमेट्री लगती है, बेसिक मैथ्स। ठीक है, चलिए मिरर जो है उनकी लेंथ है, 2 पैरेलल मिरर्स हैं, उनकी लेंथ 2√3 मीटर्स है। ठीक है, पैरेलल लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं, और इनके बीच की दूरी है 0.2 मीटर्स। ठीक है, एक लाइट रे आती है इधर कोने से, इंसिडेंट हो जाती है इस पे मिरर पे 30 डिग्री पे, और वो ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करती आगे जाती है। ठीक है, फिर ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद आगे जाती है। तो आपको ये बताना है कितनी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर आ जाएगी मिरर से। काफी लंबे मिरर्स हैं, काफी लंबे मिरर्स हैं ये, है ना, 2√3 मीटर काफी ज्यादा लेंथ है। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस लाइट रे विल एमर्ज आउट। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे कर लेते हैं, आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस लाइट रे विल एमर्ज आउट, आखिर कितनी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर आ जाएगी। ठीक है, हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस लाइट रे विल एमर्ज आउट, आपको क्या लग रहा है आखिर कितनी सारी रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट रे एक्चुअली में बाहर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो कहानी अब ये है कि ना ये ए, ये बी और ये सी, देखिए यहां पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखाई दे रही है। वो क्या है कि हर बार जब लाइट रे टकरा रही है तो कुछ डिस्टेंस आगे जा रही है, टकरा रही है फिर कुछ आगे जा रही है, टकरा के फिर कुछ आगे जा रही है। तो जब भी लाइट रे मिरर से टकरा रही है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि इतना डिस्टेंस आगे जा रही है, और मुझे लग क्या रहा है, सच्चाई भी यही है कि जितनी बार लाइट रे इधर टकराने के बाद लाइट रे इतना डिस्टेंस आगे मूव कर रही है, तो उसे बेसिकली टोटल 2√3 डिस्टेंस मूव करने के लिए कितनी बार मिरर से टकराना पड़ेगा, यही तो पूछा जा रहा है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 1 रिफ्लेक्शन कितना है। देखिए ये एंगल 30 डिग्री है ना। चलिए इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं पहले।
tan 30 डिग्री क्या है बच्चों? tan 30 डिग्री है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये B और C के बीच की दूरी आ गई 0.2/√3। तो ये BC डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट रे आफ्टर वन रिफ्लेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाइट रे ट्रैवल कर रही है आफ्टर वन रिफ्लेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट रे आफ्टर वन रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर वन रिफ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट रे आफ्टर वन रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब टोटल कितना ट्रैवल करना है? 2√3 मीटर करना है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी चाहिए होंगी? जैसे क्या मतलब है कि आप कूद रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो हर एक बार जब आप एक छलांग मार रहे हैं तो आप इतना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं और आपको इतना टोटल मूव करना है, तो कितनी बार आपको जंप करना पड़ेगा? यही तो सिनेरियो है। तो देख लीजिए बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होंगी? हर एक मिरर के क्वेश्चन में ना आपको कुछ एक नई शानदार चीज मिलेगी। तो मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन के तौर पे कराऊंगा प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के अंदर, आपको हर एक में एक तगड़ी वैरायटी मिलेगी। जैसे ये एक अलग वैरायटी थी, पिछला वाला एक अलग ही चीज था, रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ रे, उससे पहले वाला वेक्टर, ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता कि वेक्टर में खेल सकते हैं लाइट के साथ, ठीक है। तो चलिए 2√3/0.2/√3 आंसर आता है 30 रिफ्लेक्शन के बाद, 30 रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट रे बाहर आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि लोग पहले ही गिन लेते हैं तो फिर 31 बोलने लगते हैं, तो मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट 30 चलेगा आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट का नाम है FOV, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? देखिए एक सवाल बहुत सिंपल सा है कि अगर एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या इस बात की श्योरिटी है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में बनेगी ही बनेगी? क्या इस बात की श्योरिटी है कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है तो क्या उस मिरर के अंदर इमेज ऑब्जेक्ट की पक्का बनेगी? तो आंसर है हाँ, बनेगी। तो कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, थोड़ी दूर साइड में, तो हमें नहीं दिख रही होती अपनी इमेज और बन रही है लेकिन दिख नहीं रही। तो होता क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तो उस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बनती है या पूरा ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा बनती है मिरर में, बट उस इमेज को देखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर रीजन में अपनी आंखें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर रीजन को फील्ड ऑफ व्यू बोलती है दुनिया, ठीक है। देखिए अब क्या है फील्ड ऑफ व्यू, समझते हैं। दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू के, और इस पे बहुत सुपर लेवल सवाल हैं वो करेंगे। देखिए भैया, ये है मिरर और ये रहा ऑब्जेक्ट। अब आपसे पूछ रहे हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होगी मिरर में, पक्का बन रही होगी। अब इस ऑब्जेक्ट की मैं इमेज ही देखना चाहता हूं मिरर में, तो मेरे को अपनी आंखों को किस रीजन में रखना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली मेरे को खुद कहां प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है, उसकी इमेज देखने के लिए। तो ऐसा है, मिरर जितना भी दे रखा हो, छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना दे रखा हो, आप मिरर को हमेशा फुल लेंथ का मानते हैं। मान लीजिए कि पूरा ही मिरर अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। अब मिरर, प्लेन मिरर की खासियत यह है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, उतनी दूर इसकी इमेज बनती है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इतनी ही दूर ओके चलिए, उतनी ही दूर इसकी इमेज बन गई, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे आप, अब एक्चुअली में हुआ क्या होगा, एक्चुअली में ये हुआ होगा, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली होंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके भाग गई होंगी, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके भाग गई होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आपने पीछे एक्सटेंड करा के उन्हें मीट किया, मिरर के दूसरे एग्जैक्ट कोने पे लाइट रेस से गई होगी, रिफ्लेक्ट हुई होगी, आपने पीछे एक्सटेंड करा के उसे मीट कराया, तो पीछे जो आपको प्राप्त हुआ ना वो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, अरे भैया इस ऑब्जेक्ट की ना इमेज जो है ना, अगर आप उस इमेज को देखना चाहते हो ना, तो ये जो मिरर के दोनों कोनों से रिफ्लेक्टेड रेज है ना, उसके बीच में ऑब्जर्वर को होना पड़ेगा, इस रीजन के अंदर ऑब्जर्वर को होना पड़ेगा अगर वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहता है। अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो गया ना,
तो भाई कुछ ना दिख रहा उसे, ऑब्जेक्ट तो चलो डायरेक्टली देख भी ले, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं देख पाएगा मिरर में, ठीक है। अगर कोई पर्सन यहाँ हो गया ना, मतलब समझ गए ना, फील्ड ऑफ व्यू ये रीजन है, इस रीजन में कोई भी प्रेजेंट है, ये फील्ड ऑफ व्यू है, इस रीजन में कोई भी अपने नेत्र लेके आएगा ना बच्चों, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा। इस रीजन के बाहर अगर कोई खड़ा है तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज आई जो मिरर में बन रही होगी उसे नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये फील्ड ऑफ व्यू है। चलिए अगर ऐसा ही ऊपर होता ऑब्जेक्ट तो क्या होता आप जानते हैं, मिरर कितना भी छोटा हो मिरर को पूरा ही माना जाता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। सपोजिटली ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो आप जानते हैं कि रूल यह है कि प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट हो उतनी दूर इमेज प्राप्त होती है हमें, ठीक है। ये आई हो गया इमेज, ठीक है, राइट, ये इमेज हो गई। चलिए अब आप समझ चुके हैं क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, मिरर से टकराएंगी, ऑब्जेक्ट से रेज निकली, मिरर से टकराएं, पीछे मीट कराया तो इमेज बन रही है वर्चुअल। क्या बन रही है? वर्चुअल इमेज, ठीक है, कोई बात नहीं। बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल है। अच्छा, आपने एक बात और सीखी होगी बच्चों कि ये अब जो है ना, ये जो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनके बीच की जो जगह है ये फील्ड ऑफ व्यू है। इस रीजन में अगर कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट है तो वो इमेज देख पाएगा उस ऑब्जेक्ट की, और अगर इसके बाहर है, यहाँ है तो वो इमेज नहीं देख पाएगा। और ये क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट की, ये मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही है आई, ठीक है। और ऑब्वियसली जो इमेज है वो वर्चुअल है बिकॉज इट इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, उन्हें जबरदस्ती मीट कराया गया, दे अपीयर टू मीट, ठीक है। चलिए राइट, अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको आगे कि ऐसा भी हो सकता है, आपने बचपन में पढ़ा है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज की इमेज। हम आगे देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन मिरर रियल इमेज बना दे, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल फील्ड ऑफ व्यू पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर प्लेन मिरर के द्वारा रियल इमेज की भी चीज देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन मिरर रियल इमेज बना दे, ठीक है। चलिए यहां तक नोट करिए, और अब हम फील्ड ऑफ व्यू पे एक दो सवाल करने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा सवाल करके, ठीक है। चलिए तो दो बेसिक सवाल हैं और फिर दो तगड़े सवाल। पहला सवाल यह है हमारा कि एक पर्सन की हाइट h है और वो अगर अपनी बॉडी की पूरी इमेज एक मिरर में देखना चाहता है तो उसे कितना बड़ा मिरर सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। उसे कितना बड़ा मिरर सामने रखना पड़ेगा। इतने छोटू से मिरर में आपकी पूरी बॉडी की इमेज अगर बनती है तो आप उसे देख नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप अपनी बॉडी की कंप्लीट इमेज देखना चाहते हो किसी मिरर में तो आपको एक मिरर को मिनिमम लेंथ लेनी पड़ती है एक मिरर की, उससे ज़्यादा लेंथ लेने से आप अपनी बॉडी देख सकते हो, उतनी लेंथ लेने पे भी आप पूरी बॉडी की इमेज देख पाओगे, उससे कम लेंथ लेने पे आप पूरी बॉडी की इमेज मिरर में नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है ओहो, a person of height h is standing in front of the mirror, ठीक है। person of height h is standing in front of the mirror. What should be the minimum length of mirror? The minimum length of mirror, ठीक है, minimum length of mirror, so that person is able to see complete image of his body, obviously मिरर में, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन, फिर मेरे को ये क्वेश्चन इरेज करना है और सॉल्व कराना है आपको, ठीक है। पर्सन की हाइट h है, एक मिरर के सामने खड़ा है। अब मिरर की मिनिमम कितनी लेंथ होनी चाहिए कि पर्सन अपनी पूरी कंप्लीट बॉडी की इमेज मिरर में देख पाए, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्लीज, मैं क्वेश्चन इरेज करने जा रहा हूँ। हम सवाल कर रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू पे। फील्ड ऑफ व्यू तो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज जो मिरर के
दोनों कोनों से रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, उनके बीच का जो रीजन आता है उसे फील्ड ऑफ व्यू बोला जाता है। कोई भी ऑब्जर्वर अगर उस फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट है तभी वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला जो ए पार्ट था हमारा उसका आंसर देखते हैं। ये रहा पर्सन, ये पर्सन के सामने का मिरर, ठीक है। ये पर्सन का हेड। पर्सन अगर अपने हेड की इमेज देखना चाहता है तो उसके सर से लाइट रेज निकलेंगी, मिरर से टकराएंगी और आंखों में पहुंच जाएंगी, ठीक है, परफेक्ट है। सर से लाइट रेज निकली, मिरर से टकराई और आंखों में पहुंच गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर पर्सन अगर अपने पैरों की इमेज देखना चाहता है तो उसके पैरों से लाइट रेज निकलनी चाहिए, मिरर से टकरानी चाहिए और आंखों में पहुंच जानी चाहिए पर्सन के। यहां पर I = R लगेगा ही लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। ये पर्सन का फुट है, ये पर्सन का हेड है, सामने जो है वो मिरर है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब यहां पर थोड़ी मैथ्स लगती है तो थोड़ी मैथ्स में अवॉइड कर रहा हूं, जस्ट आपको समझा रहा हूं। देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में एक 90-90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, तो दो एंगल सेम हो गए और एक बीच की साइड कॉमन है। तो AAS कॉन्ग्रेंस का क्राइटेरिया होता है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स और एक साइड कॉमन आ जाए, सेम आ जाए, तो आप बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, उसके सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये x है तो ये भी x है, इसे CPCT बोला जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। ये पर्सन की आंखें हैं, E लिख दिया मैंने वहां पर, ठीक है। तो ये x हो गई लेंथ, तो ये भी x हो गई, तो सामने वाली भी x है, रेक्टेंगल बन रहा है। वैसे ही यहां पर ये एंगल 90-90 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर और एक साइड कॉमन, एंगल साइड, तीन चीजें इक्वल होने पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ये y लेंथ है, ये वाली लेंथ भी y है, सामने वाली भी y है। अब देखिए यहां पर लेंथ ऑफ मिरर क्या आ रहा है, यहां पर लेंथ ऑफ मिरर आ रहा है x + y, ठीक है। और यहां पर हाइट ऑफ पर्सन देखिए कितना आ रहा है, यहां पर जो हाइट ऑफ पर्सन आ रहा है वो आ रहा है 2 बार x 2 बार y, 2 टाइम्स x + y। तो अगर पर्सन की हाइट h है तो मिरर की लेंथ h/2 चाहिए। तो इसका मतलब अगर 6 फीट का आदमी है, 6 फीट के आदमी को अपनी पूरी बॉडी की इमेज देखनी है अपने सामने रखे हुए मिरर में, तो उसे कम से कम 3 फुट का मिरर चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टू सी दी कंप्लीट इमेज ऑफ हिज बॉडी इज h/2, ठीक है। अगर एक पर्सन अपनी कंप्लीट बॉडी की इमेज मिरर में देखना चाहता है तो उसे आधी हाइट का मिरर चाहिए होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए अब यहां पर क्या है। नेक्स्ट पार्ट में एक और क्वेश्चन होता है कि सामने मेरे एक मिरर है और मेरे पीछे एक दीवार है। अब एक दीवार की कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं अगर, तो मिरर कितना बड़ा चाहिए। तो इसका मैं प्रूफ नहीं कराता आपको, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स लगेंगे, आप इसमें चाहें तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसे लर्न कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। ये मिरर है, बीच में पर्सन है, पर्सन के पीछे दीवार, चलिए ठीक है, पर्सन के पीछे एक दीवार है, राइट, ये दीवार होगी, वॉल है, ठीक है। ये पर्सन के पीछे एक दीवार है, वॉल है ब्रिक की, वॉल जो है ना उसकी हाइट है h, ठीक है। और पर्सन कहां खड़ा है, पर्सन दीवार और मिरर के बीच में खड़ा है, ये व्हाइट वाला जो रेखा है, लाइन है, वो पर्सन है, ठीक है, ठीक है। अब अगर पर्सन दीवार की इमेज देखना चाहता है मिरर में, तो दीवार के एक कोने से लाइट निकल के उसकी आंखों में जाए, ये पर्सन की आंखें हो गई, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि पर्सन के ऐसे आर पार कैसे जा रही है लाइट, दीवार तो बहुत बड़ी होती है ना पीछे, पर्सन तो ऐसे ही खड़ा हुआ है सामने, ठीक है। और दीवार के इस कोने से भी लाइट रे निकले, मिरर से टकराए और पर्सन की आंखों में चली जाए, तो पर्सन जो है वो दीवार की कंप्लीट इमेज देख पाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट करते हैं इन ट्राइंगल को, इस छोटे वाले और इस बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं और सॉल्व करते हैं ना, जिसका सॉल्यूशन पार्ट में फिलहाल के लिए गायब कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे इसके सॉल्यूशन पार्ट में। तो अगर पर्सन, ये पर्सन है व्हाइट वाली लाइन, ठीक है, और अगर पर्सन एक दीवार और एक मिरर के बीच में खड़ा है ना,
और वो अपने पीछे वाली दीवार को मिरर में देखना चाहता है, तो उसे दीवार की हाइट का 1/3 लेंथ का मिरर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो अपने पीछे वाली पूरी दीवार की इमेज मिरर में देख पाएगा। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए, ठीक है। तो ये था हमारा फील्ड ऑफ व्यू का दूसरा सवाल। चलिए एक और करते हैं, तीसरा सवाल जो थोड़ा सा बेटर है और शानदार भी है। चलिए अब मैं आपको ना थोड़ी एक तकनीक सिखाता हूं फील्ड ऑफ व्यू की, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू निकालने का एक थोड़ा सा छोटा तरीका, देखिए कैसे। क्वेश्चन क्या है, एक मिरर है, मिरर की लेंथ L है, हाँ ठीक है। मिरर से D डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से ही D डिस्टेंस पे एक पर्सन, ठीक है, चल रहा है इस रास्ते पे, लाल वाले रास्ते पे। पर्सन बनाते हैं, चलिए ये एक पर्सन है और ये पर्सन इस रास्ते पे u स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। आपको समझ आ गया है। अब क्वेश्चन ये है कि अप टू व्हाट टाइम पर्सन विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर, ठीक है। अरे भैया ऐसे थोड़ा ना है कि मिरर रखा है, ऑब्जेक्ट रखा, जहां मर्जी चले जाओ इमेज दिखती जाएगी। पर्सन को इमेज देखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन है सुपर लेवल सवाल है, मतलब आप समझ लीजिए सुपर लेवल सवाल, मजा आ जाएगा ऐसे सवाल है। इसका एक तगड़ा वेरिएंट भी है हमारे पास, ठीक है, सुपर लेवल सवाल। इससे एक सुपर डुपर लेवल भी है, वो भी कराऊंगा आपको इस बार कि आपको मजा आ जाए बिल्कुल पढ़ के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, अप टू व्हाट टाइम पर्सन will be able to see image of object in the mirror। obviously मिरर में, in the mirror ही, और कहां देखेगा इमेज। देखिए ऐसा है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक वो पर्सन इस ऑब्जेक्ट की फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, तब तक तो देख पाएगा। जब वो पर्सन फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला जाएगा तब नहीं देख पाएगा, ठीक है। अब भैया फील्ड ऑफ व्यू नहीं पता लगती कैसे निकलेगी, तो मैं आपको समझाता हूं फील्ड ऑफ व्यू निकालने का सबसे आसान तरीका। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट है ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे रखेंगे प्लेन मिरर से, इमेज उतनी ही दूरी पे बननी है, ठीक है। तो इमेज उतनी दूर पे बना दीजिए, ऑब्जेक्ट से उतनी ही दूरी पे इमेज बना दीजिए। बन गई इमेज, बिल्कुल बन गई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे छोड़िए ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को छोड़ दीजिए। अब इमेज से ऐसे डॉटेड लाइन बनाइए, मिरर के कोने से टच करते हुए और पीछे ले जाइए, ठीक है। और इधर से भी ऐसा ही करिए, डॉटेड लाइन बनाइए, मिरर के कोने को टच करते हुए ले जाइए। अरे भैया ये जो डॉटेड लाइन, लाल वाली लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रही है ना, यही तो फील्ड ऑफ व्यू है। ये है फील्ड ऑफ व्यू। ये जो ग्रीन पोर्शन में फ्लोरेसेंट पोर्शन शेड कर रहा हूं, ये फील्ड ऑफ व्यू है। ये पर्सन जितनी देर तक इस रीजन में रहेगा उतनी देर तक इमेज देख पाएगा, सिंपल। अब अगर इसको कॉम्प्लिकेट करना, तो मैंने एक्चुअली किया क्या है, मैंने स्टेप बचाया है बस। मैंने बोला ऑब्जेक्ट से रेज गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रेज गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होके इधर गई, है ना। और ऑब्जेक्ट से रेज गई, मिरर से टकराएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रेज पीछे मीट कर रही है, वहां इमेज बन रही है। रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट कर रही है वहां इमेज बन रही है। और ये जो रीजन है वो फील्ड ऑफ व्यू है। ये जो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट रीजन है वो फील्ड ऑफ व्यू है। कितना सिंपल हो गया है ना। करना क्या है आपको, ये वाला जो पार्ट है ना, येलो वाली लाइन, वो बनाने की जरूरत ही नहीं है ना भैया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब भूल जाओ। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज बना दो, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज बना दो। इमेज से दो लाइनें निकालो, मिरर को टच करते हुए पहुंचा दो पीछे, बस वही फील्ड ऑफ व्यू है। ये फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। अब यहां पर सिमिलर ट्रायंगल खेलना पड़ेगा। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ग्रीन वाला, इसमें ये वाला ट्रायंगल और ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, आप चाहें तो आधा आधा कर लें सिमिलर, या फिर पूरा पूरा सिमिलर कर लें। तो इसमें क्या है कि दो एंगल सेम हो जाएंगे ना,
देखिए ये 90 डिग्री, इसमें भी ये 90, चलिए आधा आधा सिमिलर कर लेते हैं। ये वाला आधा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये सिमिलर है। एक एंगल कॉमन है और एक एंगल 90 है। दो एंगल सेम होने पे सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो सुनिए, इसकी बेस कितनी है? छोटे वाले ट्रायंगल की बेस d है, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। और इसकी लेंथ कितनी है? अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे वाले आधे आधे को सिमिलर कर लीजिए। ये वाला आधा इस वाले आधे के सिमिलर है, या फिर ये वाला आधा ट्रायंगल इस वाले आधे ट्रायंगल के सिमिलर है, या फिर पूरा वाला ट्रायंगल पूरे वाले के सिमिलर है। वो एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। तो इसकी बेस कितनी है? d, और इसकी बेस कितनी है? 3d, और इसकी ये लेंथ कितनी है? l। तो इसकी कितनी है, जिसको FOV बोला गया है, AB, ये AB कितना है वो निकालना है। तो वो आ गया बच्चों 3l। तो ये पर्सन 3l डिस्टेंस तक इमेज देख पाएगा। ये 3l डिस्टेंस तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा मिरर में। टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 3l अपॉन u टाइम तक वो इमेज देख पाएगा इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए। इसका एक सुपर डुपर लेवल सवाल होता है, वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम सवाल कर रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू पे। हमने ये तीसरा सवाल किया, एक और सवाल करेंगे फील्ड ऑफ व्यू पे, फिर हम एक अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ये सवाल करके आपको नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस मिलने वाली है। देखिए क्या बढ़िया सवाल है। चलिए, मिरर है और एक और मिरर है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बनाने की मुझे जगह चाहिए, मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ बच्चों। हम टॉपिक कर रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू, याद रखिएगा। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए थी। दो मिरर हैं जी, ये मिरर के बीच की लेंथ l, दोनों के बीच का गैप l, और ये लेंथ भी l, ठीक है, ठीक है। और यहां पर ना एक ऑब्जेक्ट रखा है सपोजिटली d डिस्टेंस पे, ठीक है। यहां पर d डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, और यहां वही हो रहा है, पीछे d डिस्टेंस पे एक पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पर एक पर्सन मूव कर रहा है, राइट, u स्पीड से। कितने टाइम तक पर्सन विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी ऑफ द मिरर? दो मिरर है भैया, एक नहीं है, दो मिरर है, ठीक है। तो कितने समय तक पर्सन इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा? किसी भी एक मिरर में देखे, एक ही बात है। तो कैसे करना होता है सुनिए। आपको मैंने बताया मिरर छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, आप मिरर को पूरा मान के ही इमेज बनाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही दूरी पे बनेगी। ये ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतनी ही दूर इमेज बनेगी। तो ये इमेज बन गई, ठीक है जी। चलिए, राइट, इमेज बन गई। अब इमेज बनाने के बाद पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना, इमेज से रिफ्लेक्टेड रेज निकाल दीजिए। बस ये निकालिए, मिरर के कोने को टच कराते हुए पहुंचा दीजिए पीछे, डॉटेड लाइन निकाल दीजिए, ऐसे एक, ऐसे एक, इधर मिरर के कोने को टच करिए, एक इधर मिरर के कोने को टच करिए, ठीक है, पहुंचा दीजिए पीछे। इसको भी पहुंचा दीजिए पीछे, ठीक है, इसको भी पहुंचा दीजिए पीछे, और इसको भी पहुंचा दीजिए पीछे, ठीक है भैया, बिल्कुल सही। अब क्या हो रहा है देखिए, अब क्या हो रहा है यहां पर, कहानी समझते हैं आगे की, ठीक है। यहां पर वही सिमिलर ट्रायंगल खेलेंगे हम। ये जो रीजन है ना, ये रीजन सुनिए, ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। ये जो पोर्शन है ना, ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का रीजन नहीं है। रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का रीजन क्या है? वो ये है, ये फील्ड ऑफ व्यू है, ये फील्ड ऑफ व्यू है। यहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, देखिए मिरर से टकरा के ये रे, मिरर से टकरा के ये रे आ रही है ना। यहां भी मिरर से आ रही है टकरा के ये रे, और मिरर से आ रही है टकरा के ये रे। तो ये जो रीजन है ना, येलो वाले रीजन, वो फील्ड ऑफ व्यू है। और जो ये मैंने ब्लूइश कलर का शेड किया है वो फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। तो इस वाले पोर्शन में इमेज दिखेगी, इस वाले पोर्शन में इमेज दिखेगी, बट इस वाले पोर्शन में इमेज नहीं दिखेगी। यहां कोई मिरर नहीं है, बीच में गैप है ये, ठीक है। चलिए, अब सिमिलर ट्रायंगल करिए। ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, डिस्टेंस तो d है,
ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। इसकी बेस में अगर 1:3 का रेशियो है तो इस परपेंडिकुलर में भी 1:3 का ही रेशियो होगा, तो 3l आ गया। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल जिसकी बेस 3l, d डिस्टेंस, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये d तो ये 3d, ये 3l तो ये 3 गुना 9l। 9l में से 3l रीजन तो बेकार है, क्योंकि 3l रीजन ऐसा है जहां मिरर की वजह से रिफ्लेक्टेड रेज नहीं आ रही हैं, तो वहां पर इमेज नहीं दिख रही है। तो इस रीजन में और इस रीजन में इमेज दिख रही है, तो कितने रीजन में इमेज दिख रही है? 6l रीजन में। तो कितने टाइम तक इमेज दिखेगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 6l बाय u टाइम तक इमेज दिखाई देगी। तो ये काफ़ी मुश्किल सवाल था बच्चों। मैं चाहता तो स्किप कर सकता था, बट मैंने इंटेंशनली कराया कि आप देखिए फील्ड ऑफ व्यू पे कितने शानदार सवाल बन सकते हैं। प्लीज़ नोट कर लीजिए आप। इन अ प्लेन मिरर, कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ही पढ़ रहे हैं अभी, इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो वेलोसिटी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। देखिए कैसे निकालेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल होता है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। मैं डेरिवेशन तो नहीं करा पाऊंगा और नहीं करनी भी है। कराने ना पाने का मतलब ये है कि इस रिवीजन कोर्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो विल डील विद द फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, अब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। मान लीजिए, चलिए छोड़िए ना, आप ये मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, ठीक है। अब उसकी एक वेलोसिटी ऐसी भी है जो मिरर के परपेंडिकुलर और एक ऐसी भी है जो मिरर के पैरेलल है। अब मिरर भी किसी तरीके से मूव कर रहा है, मिरर की भी कोई वेलोसिटी है पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो अब जो इमेज दिखाई देगी हमें वो कैसी दिखाई देगी, मतलब इमेज की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी हमें, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर मिरर स्टेशनरी होता तो ये वाली वेलोसिटी तो सेम रहती है ना, ये वाली वेलोसिटी, और ये वाली वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। तो उससे हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो ये है, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसका जो वो कंपोनेंट है जो मिरर के पैरेलल है वो सेम रहता है, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का पैरेलल कंपोनेंट सेम रहता है। मतलब वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मिरर के पैरेलल है, जो ऑब्जेक्ट का होगा, वही इमेज का भी आता है, मिरर जो मर्जी कर रहा हो, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर ये होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर है और इमेज की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर है, अगर आप दोनों का एवरेज करेंगे तो मिरर की ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी जो आप समझ चुके हैं, जो अलोंग दी नॉर्मल है मिरर के, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इसके बेसिस पे हम 1-2 सवाल करते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है, एक बहुत बेसिक सवाल है पहला, तो वो ये है कि ऑब्जेक्ट सीधा आ रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, मिरर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी जा रही है क्या होगी, इसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसकी क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, बिल्कुल है, और पैरेलल तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिरर की जो वेलोसिटी है वो है -2i कैप, वो बराबर होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी i कैप 1i कैप, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है डिवाइडेड बाय 2। तो ये -4i कैप और -i कैप, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई -5i कैप, मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है बच्चों। और पैरेलल वाली तो है ही नहीं,
अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी पैराबोला जा रहा है, मिरर भी पैराबोला जा रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए जरा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर पे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। मान लीजिए कि मिरर है, ठीक है, और मिरर इज मूविंग विथ सम एंगल ऑफ सम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, राइट। एंड इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज सेम मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ से 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। दोनों कंपोनेंट होंगे इमेज की वेलोसिटी के, एक्स कंपोनेंट भी वाई कंपोनेंट भी, तो दोनों कंपोनेंट क्या होने वाले हैं। तो इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना उसको पहले तो तोड़ लीजिए कंपोनेंट में। तो ये आ जाएगा 10 sin 53 जो कि 10 इंटू 4/5 होगा, और ये आ जाएगा 10 cos 53 जो कि 10 इंटू 3/5 होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब मिरर के लिए देखिए, मिरर की वेलोसिटी तोड़िए इधर, 20 cos 37 यानी 20 इंटू cos 37 4/5 होता है बच्चों। ठीक है, cos 37 हमारा 4/5 होता है। अब जो ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी है ना जो मिरर के, देखिए मिरर को फिलहाल भूल जाइए, ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी है जो मिरर के पैरेलल है ना, इमेज की भी वही वेलोसिटी होती है, मिरर के पैरेलल वाली सेम रहती है। तो ये कितनी थी 8, तो इमेज की भी 8 रहेगी ये वाली वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ ये वाली वेलोसिटी की है कि इमेज की ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा जो मिरर के परपेंडिकुलर है। तो सुनिए, मिरर की वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये एक्स के अलोंग वाला, नॉर्मल के अलोंग वाला, ये कितना है 16 -16 आई कैप है ना, 4 4 16। तो मिरर की वेलोसिटी जो है एक्स के अलोंग इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है एक्स के अलोंग 6 आई कैप, बिल्कुल सही बात है, प्लस इमेज की वेलोसिटी निकालनी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 2। तो -32 -6 है ना, -32 -6 -38 आई कैप जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो अगर आपसे फाइनल आंसर पूछा जाए कि भैया वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दो क्या है, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज है एक्स एक्सिस के अलोंग तो -38 आई कैप, और ये 8 वाला सेम रहता है, मिरर के पैरेलल वाला सेम रहता है, तो +8 जे कैप। एक बार मैं चीज़ों को समराइज करता हूं, आपको अगर एक ऑब्जेक्ट और मिरर मूविंग दे दिया जाए तो ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल है वो इमेज के पास सेम रहता है, बस ये वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का और जो इमेज का है उन दोनों का एवरेज मिरर की वेलोसिटी होती है। अब वेक्टर्स हैं तो वेक्टर को वेक्टर की तरह ट्रीट करिए, डायरेक्शन के साथ आई कैप जे कैप के साथ ही ट्रीट करिए। तो उम्मीद है आप समझ गए बच्चों, क्वेश्चन वैसे तगड़ा था कि ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल जा रहा है, इमेज भी, मिरर भी प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो इमेज भी एक प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा, बट कौन सी वेलोसिटी से दिखाई देगा, राइट बच्चों। क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? एक तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, 3-4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे हम अभी। कैन प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज? क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है? ठीक है, एक। दूसरा हम एक सवाल देखेंगे, क्या कभी ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है? ऑब्जेक्ट, कैन ऑब्जेक्ट बी वर्चुअल? तो ये दो जो सवाल हैं इनके जवाब ढूंढते हैं मिरर के अंदर ही, प्लेन मिरर के अंदर ही सिंपल कॉन्सेप्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, जो दूसरा सवाल है उसका आंसर देखते हैं पहले। तो ये बात सच है कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। अब वो कैसे होता है सुनिए। प्लेन मिरर है, एक एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे या एक्सिस पे जिससे इंसिडेंट रेज एक्चुअली डाइवर्ज करती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या होता है रियल ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज एक्चुअली डाइवर्ज। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑन द एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज डाइवर्ज, निकलती हैं।
फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज एक्चुअली डाइवर्ज या डाइवर्ज। ठीक है जी, चलिए, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, इससे एक्चुअली में इंसिडेंट रेज निकल रही हैं। अब इंसिडेंट रेज मीट नहीं कर रही हैं पीछे, मतलब इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अब एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं रिफ्लेक्टेड रेज, तो रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट। तो वर्चुअल इमेज क्या है? पॉइंट वेयर reflected rays appear to meet meet नहीं कर रही, appear to meet। ठीक है, तो मिरर, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात पता लगी, इट प्लेन मिरर फॉर्म्स, PM मतलब प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ओहो पूरा क्यों लिखेंगे, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए आगे, अब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है क्या, वो समझते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है या नहीं। तो भैया ऐसा है, अगर मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रेज यहां मिल जाती। मान लीजिए कहीं दूर से दो रेज आ रही हैं और वो यहां मिल जाती, बट आपने बीच में अचानक से एक मिरर रख दिया, तो अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कि ये इंसिडेंट रेज आ रही थी दूर से, कहीं दूर से आ रही थी कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, और उनके रास्ते में अचानक से एक प्लेन मिरर रख दिया गया। अब क्या होगा, प्लेन मिरर अचानक से रखने पे इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, हो गया रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां मिलेंगी, है ना। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज तो एक्चुअली में मीट कर रही है ना, तो ये इमेज रियल इमेज हुई, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां है भैया, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में बिहाइंड द मिरर है, और वो एक तरीके का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे इंसिडेंट रेज अपीयर टू मीट, इंसिडेंट रेज अपीयर टू कन्वर्ज। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज appear to converge। ठीक है, राइट। और रियल इमेज क्या है, वेयर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज क्या है, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, एक्चुअली मिलती हैं, एक्चुअली मीट, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट बच्चों। ठीक है, तो अब प्लेन मिरर क्या बनाता है, प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज रियल इमेज बना सकता है, तो हाँ, प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, और वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए कि प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन का क्या सीन है, नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा प्लेन मिरर पे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर्स। अगर दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगे, टू इंक्लाइंड मिरर्स। दो इंक्लाइंड मिरर्स में के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर्स, ऑब्वियसली वो किसी ऑब्जेक्ट की बनेगी। तो देखिए यहां सिनेरियो ये होता है कि दो मिरर हैं भैया, और दोनों मिरर के बीच में ना जो एंगल है वो है थीटा। तो अब कितनी इमेजेस प्राप्त होंगी, अगर यहां पर कहीं बीच में एक ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की ना कितनी इमेजेस प्राप्त होंगी। ठीक है, तो सुनिए, यहां हम क्या करते हैं, वर्किंग रूल ये होता है कि हम यहां 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा डिग्री में लेते हैं, वो निकालते हैं। अब यहां 360 बाय थीटा की कहानी क्या होती है,
अगर 360 बाय थीटा इवन नंबर आता है, अगर 360 बाय थीटा इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं 360 बाय थीटा -1। अगर ये ऑड नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं फिर से 360 बाय थीटा -1 इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन बाइसेक्टर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन बाइसेक्टर, ऑन बाइसेक्टर। और नंबर ऑफ इमेजेस सिर्फ 360 बाय थीटा होती हैं अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट is not placed on bisector, is not placed on bisector। अब अगर सपोजिटली 360 बाय थीटा ना तो ऑड नंबर आता है ना इवन नंबर आता है, 5.7 आ जाता है, तो अगर 360 बाय थीटा फ्रैक्शन आता है, ठीक है, फ्रैक्शन आ जाता है, फ्रैक्शन, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो, ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360 बाय थीटा या इंटेग्रल पार्ट ऑफ 360 बाय थीटा, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। वैसे तो मैथ्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर ही कहते हैं इसे, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस को आप लिख सकते हैं इंटेग्रल पार्ट ऑफ 360 बाय थीटा। देख लीजिए, हम 3-4 केस देखते हैं। तो आपको अगर 2 मिरर दे रखे हैं तो 2 मिरर के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, तो आप हमेशा एक नंबर निकालते हैं 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा एक इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाय थीटा -1 होती है। ऑड नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाय थीटा -1 होती है अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में रखा है, और इमेजेस 360 बाय थीटा होती हैं अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं रखा है। और अगर 360 बाय थीटा सपोजिटली फ्रैक्शन आ जाता है, 5.7 आ जाता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 होंगी। राउंडिंग ऑफ नहीं करना, 5.9 आ जाए तो भी नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही होंगी। राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है, डेसिमल पार्ट हटा के जो इंटेग्रल पार्ट है सिर्फ वो लिखना होता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए। सवाल करते हैं, चलिए। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस इन फॉलोइंग केसेस। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इन सब केसेस में आपको नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है ऑब्जेक्ट की। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है हमारा पहला, सपोजिटली एक सिंपल सा सवाल है कि 2 मिरर हैं और दोनों मिरर के बीच में एंगल 30 डिग्री है और यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है बीच में, आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। तो सुनिए, ऐसा है 360 अपॉन थीटा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 इवन नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर के केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती हैं, 360 बाय थीटा -1। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, 360 बाय थीटा -1, 12 - 1, नंबर ऑफ इमेजेस 11 होंगी बच्चों। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। चलिए, 2 मिरर हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है, 2 मिरर हैं, कहीं ऑब्जेक्ट है बीच में इस एक्सिस पे, पहले वाले मिरर के साथ 30 डिग्री पे है, दूसरे वाले के साथ 45 डिग्री पे है। ऑब्जेक्ट तो बना दीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, इसकी नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हर जगह पर बड़ी आराम से वैलिड है। 360 बाय थीटा निकालिए, 360 डिवाइडेड बाय 75 डिग्री, 7 5 जो है 75 करेंगे अगर हम, तो ये 2 आएगा 300, है ना, और 4 300, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग वॉट एवर। तो 4 पॉइंट समथिंग के केस में हम नंबर ऑफ इमेजेस को 4 लिखेंगे बस। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका मतलब इसका जो भी 4 पॉइंट समथिंग है तो समथिंग हटा दीजिए, सिर्फ 4 लिख दीजिए आंसर, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 है, वो 4.8 है या 4.6 है या 4.5 है, हमें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए, इसको ना अगर आपको थोड़ा और तगड़ी तरह से देखना है ना इस वाले क्वेश्चन को,
तो एक तरीका और भी होता है, देखिए जैसे ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। अगर आपसे ये पूछना चाहते हैं भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें बनेगी, फिर इमेज की इमेज बनेगी इसमें, फिर इमेज की इमेज इसमें, इमेज की इमेज इसमें, तो ऐसे 4 इमेज कैसे आ रही हैं। तो अगर आपको देखना हो तो काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए हम लिखते हैं M1 और M2, मतलब 4 इमेज एक्चुअली में क्या और कैसे बन रही होंगी वो निकलवाता हूं आपको, ठीक है। तो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन जो होना चाहिए था, तो M1 के साथ 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है और M2 के साथ 45 डिग्री पे है। अब आगे क्या करना होता है आपको, इसको ऐसे क्रिस क्रॉस ऐड करते जाइए, दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है ना वो ऐड कर दीजिए। कितना आ गया, 75 ऐड करेंगे तो ये 105 डिग्री आ जाता है, ठीक है। और इसमें भी ऐड कर दीजिए, 45 में 75 ऐड करिए तो ये आ जाता है 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे क्रिस क्रॉस करके ऐड करते जाते हैं। अब अगर फिर से ऐड करते हैं 75, तो ये कितना जाता है, 75 और ऐड करने पे 195, लेकिन हमें 195 नहीं बनाना होता, 180 या 180 से ज़्यादा एंगल नहीं बनाना होता, 180 से छोटा रखना होता है। और यहाँ भी ये 180 जा रहा है 75 ऐड होने पे, तो इसे भी नहीं करना ऐड, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास जो 4 वैल्यूज आई हैं वही आंसर है। इसका मतलब जो इमेज बन रही हैं 4, वो एक इमेज M1 से 30 डिग्री पे बन रही है, एक M1 से 120 पे बन रही है, और एक इमेज M2 से 45 पे बन रही है, और एक इमेज M2 से 105 पे बन रही है। टोटल 4 इमेज बन रही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों आपका, ठीक है। चलिए, राइट, तो ये ऐसे क्रिस क्रॉस करके ऐड करते जाते हैं। हालांकि नीट लेवल पे अगर हमें सवाल पूछा जाए नंबर ऑफ इमेज का, तो नंबर ऑफ इमेज बहुत इजीली हम ऐसे निकाल सकते हैं, हमें उतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है वो क्रिस क्रॉस वाले मेथड से। ये काफी आसान तरीका है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप। अब नंबर ऑफ इमेजेस पे मैंने आपको 2 सवाल करा दिए हैं, और बाकी अगर कोई भी सवाल है तो वो आपके हिस्से के हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए फॉर्मूला तो लिख ही दिया है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इमेजेस का मैं आपको एक सवाल ऐसा करा रहा हूं जिसमें फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला 2 मिरर के लिए एप्लीकेबल है। अभी फिलहाल मैं 3 मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस सॉल्व कराने वाला हूं आपसे। तो एक बढ़िया सवाल देखिए, धांसू सा, वो क्या है देखिए। इफ टू एडजेसेंट वॉल्स and ceiling of a room are plane mirror, ठीक है, are plane mirror, then find the number of images of an object inside the room, इनसाइड द रूम, ठीक है। चलिए, तो एक घर की एक कमरे की 2 दीवारें, 2 एडजेसेंट दीवारें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, 2 एडजेसेंट दीवारें, और सीलिंग प्लेन मिरर है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर में होगा या आप अगर रूम में बैठे हैं तो आपकी कितनी इमेजेस बनने वाली हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा है, काफी बढ़िया सवाल है। ये हमने 2 दीवारें बनाई हैं, ठीक है। आपको बताया मैंने कि कितना भी दे रखा हो मिरर, आप मिरर को पूरी फुल लेंथ का ही मान के चलते हैं। ये 2 दीवारें हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 3 मिरर के लिए फॉर्मूला नहीं होता। अब इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में इमेज बनेगी I1, इस इमेज की इमेज बनेगी हॉरिजॉन्टल मिरर में I2। ये मत समझिएगा मिरर तो सिर्फ इधर है, मिरर को पूरा मानते हैं। फिर I2 की इमेज बनेगी वर्टिकल मिरर में I3, ठीक है बच्चों। अब ये जो सीलिंग है, ये तो 2 एडजेसेंट वॉल्स हैं, 2 वॉल्स हैं एडजेसेंट, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब जो छत है वो भी पूरी मिरर है, छत भी पूरा मिरर है ना। तो छत अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी हवा में, छत भी मिरर है अगर तो ऑब्जेक्ट की इमेज हवा में, ये छत भी मिरर है तो ऑब्जेक्ट इमेज की इमेज हवा में, इस इमेज की इमेज भी हवा में, और इस इमेज की इमेज भी हवा में। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 8, क्योंकि अब सीलिंग पे इन चारों की इमेज बनेगी। तो टोटल 8 पॉइंट हो गए, जिनमें से एक तो ऑब्जेक्ट है। तो टोटल आपको 7 इमेजेस मिल रही हैं बच्चों। टोटल 8 पॉइंट्स हैं, और 8 पॉइंट में से एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट है, तो 7 इमेजेस आपको प्राप्त हो गई हैं।